हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्लास 8 का। हाँ, पंकज इंग्लिश स्किल टेस्ट सीजन 2 का जो एग्जाम हुआ है उसी एग्जाम का क्लास 8 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का सही जवाब दिए होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए सॉल्यूशन के रूप में भी है और आंसर की के रूप में भी है। तो अगर आप एग्जाम दिए हैं या फिर एग्जाम नहीं दिए हैं, तो जो बच्चे एग्जाम दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से आप अपना आंसर मैच कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही करा है, कितने क्वेश्चंस को गलत करा है। और जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं और नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है और फिर हमारा तैयारी किस लेवल का है। आपका समय, आपका टाइम बहुत कीमती होता है, तो बिना समय बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज का सेशन। एक क्लास 8 का सोल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, बीच में छोड़कर आपको नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि आपका अलग अप्रोच होगा और मेरा अलग अप्रोच होगा, ठीक है? तो आपको डिफरेंट अप्रोच सीखने होते हैं एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए, समझिए। कह रहा है कि -7/19 -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को नहीं समझ में आता तो एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग होता है केवल साइन चेंज होता है। अगर 8 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो -8 हो जाएगा, और -8 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो 8 हो जाएगा। 6 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, और -7 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसे मैक्सिमम बच्चे गलत जवाब दिए होंगे क्योंकि वो इनवर्स का मीनिंग जानता है क्या? अपोजिट। हाँ, सही है। 7 का इनवर्स क्या होगा? 1/7, और 1/7 का इनवर्स क्या होगा? 7। लेकिन यहाँ पे इनवर्स थोड़े ना है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है, और एडिटिव इनवर्स में केवल साइन चेंज होता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका एक क्वेश्चन सही था कि नहीं। ए हमारा केवल क्या है? ए इनवर्स है, और ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है। वंस अगेन, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, जबकि इनवर्स में वो उलट जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखोगे लगातार 2 क्वेश्चन लिया हुआ है। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1/1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 का इनवर्स 1 ही हो जाएगा। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसका भी आंसर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर पूछेगा 7 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 1/ क्या हो जाएगा? 7। 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/8, ठीक है? और 1/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? 9। लेकिन 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/, तो भी तो ध्यान दीजिएगा 1 ही हो जाएगा ना, तो भी तो 1 ही हो जाएगा, तो आंसर फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ए देखोगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर कभी भी a⁻⁻1 लिखा हो तो इसको हम लोग 1/ क्या लिखते हैं? a लिखते हैं, है ना? 1/ क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। चेंज हो जाता है, या मान लीजिए 1/ क्या है? a। 1/ क्या है? a, और इसका पावर क्या है? -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ये भी आपको अच्छा से पता हो, ये भी आपको पता होगा। तो इसका आपका वैल्यू पूछ रहा है, तो पावर का -1 है, तो हम लोग लिख देंगे -1/ क्या? x। -1/ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। जो भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, जिनका बेसिक ठीक है या जो मन लाकर पढ़ रहे होंगे, आई होप कि उनका 3 में अभी तक 3 सही हुआ होगा। और 3 में 3 सही हुआ है तो आपके चेहरे पे मैं स्माइल देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, ठीक है? आगे के भी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से सही होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए समझिए। वैल्यू ऑफ इंटायर एंगल ऑफ क्या है? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आप जानते हैं ना, पाई चार्ट में हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं, बांट देते हैं, ऐसे बांट देते हैं। पाई चार्ट आप पढ़ते हैं कि नहीं? तो पाई चार्ट में कह रहा है, पाई चार्ट में कह रहा है कि इंटायर एंगल कितना होता है। तो राउंड में इंटायर एंगल कितना होता है? 360 होता है। कितना? 360। तो पाई चार्ट हम लोग कितना डिग्री एंगल पे काम करते हैं? 360 पे हम लोग काम करते हैं। तो आंसर हो गया हमारा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल, क्या? अ वोवेल इफ अ लेटर टेकन एट रैंडम फ्रॉम क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट। कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के ग्रुप से अगर एक लेटर को अचानक से बिना देखे निकाला जाए
या सेलेक्ट किया जाए तो वोवेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना है, टोटल कितना है, लेटर कितने होते हैं 26 और वोवेल कितने होते हैं 5, तो 5 अपन क्या हो जाएगा 26, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। नीचे टोटल लिखते हैं और ऊपर ध्यान दीजिएगा पॉसिबिलिटी लिखते हैं, तो 5 अपन क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। यही पूछता कॉन्सोनेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कॉन्सोनेंट होने का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल ध्यान दिए लेटर कितना है 26 और कॉन्सोनेंट कितना होता है 21, तो 21 अपन क्या हो जाता 26 हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल वोवेल वाला पूछ रहा था तो आंसर हो गया दिल्ली। आगे चलोगे, कह रहा है कि देखिएगा आपका दिया हुआ है बहुत सारे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको डिजिट दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और बता रहा है या पूछ रहा है किसमें से, ध्यान दीजिएगा परिसर क्या होगा। परिसर कहने का मतलब है कि गिवन बिलो आर द मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ 10 डेज इन, जो दिया हुआ है मिनिमम टेम्परेचर देखिएगा इतना 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 पड़ा है, मतलब ठंड का समय है, ठंड का समय तब ना टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है, तो कह रहा है कि रेंज क्या होगा, गिवन डेटा का, दीज डेज का, दीज डेटा का रेंज क्या होगा, क्या होगा रेंज क्या होगा। तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माइनस हम लोग क्या करते हैं स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं और यही हमारा क्या होता है रेंज होता है, यही हमारा क्या होता है मेरे भाई रेंज होता है। तो रेंज कैसे निकलेगा देखोगे, हम लोग बड़ा वैल्यू लेते हैं, कौन बड़ा वैल्यू है, यहां चलते हैं, हाँ बड़ा वैल्यू तो 4 ही है, 5 है, तो बड़ा वैल्यू 5 हो गया, इसमें से हम लोग हटाएंगे छोटा वैल्यू। अब छोटा वैल्यू क्या है, माइनस का 8 है, ध्यान दीजिएगा माइनस का क्या है 8 है, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस क्या 8 इज इक्वल टू कितना 13। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया सेकंड, सही आंसर सेकंड। रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लार्जेस्ट माइनस क्या होता है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, देखिए देखिए समझिए। तो 361 क्या है 19 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आपका 11 56 34 का परफेक्ट स्क्वायर है और 16 81 41 का परफेक्ट स्क्वायर है। 11 28 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 1 से 50 तक आपको इस स्क्वायर याद होने चाहिए, कहां से कहां 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 का 1, 3 का 9, 11 का 121, 13 का ध्यान दीजिएगा 169, 16 256, 25 625, 27 का 729, 28 का 784, 34 11 56, 39 15 21, 42 17 64, 43 18 49, 24 का हो गया ध्यान दीजिएगा 24 का 576, 49 का 2401 और 48 का 2304। तो 1 से लेकर 50 तक का आपको स्क्वायर एकदम रटा होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ये मैटर नहीं करता कि अब क्लास 8 में है कि 7 में है, आपका बेसिक धाकड़ होना चाहिए। तो मेरा बात जरूर मानना, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। और याद नहीं है तो मतलब इस पे मेहनत कीजिए और याद कर लीजिए। कभी भी मैं आपसे मिलूंगा आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, तो मैं आकर जरूर आपसे पूछूंगा और जिसको भी याद रहेगा 1 to 30 तक टेबल, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर, उसको मैं प्राइज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 8 में इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखिएगा मुझे तो याद है, तो 2401 का स्क्वायर रूट कितना होता है, मुझे इतनी सी बात बताओ, 49 होता है, 49 होता है। और इधर कितना है 176 होता है, और 176 49 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 225 होता है। कितना 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होता है 15 होता है, क्या 15 होता है क्या। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया सेकंड, सही आंसर क्या हो गया सेकंड। आगे बढ़ो, कह रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना है 20 मीटर और क्या है 15 मीटर। ठीक है, व्हाट द फाइंड ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डायमेंशन। अच्छा, एक मान लीजिएगा रेक्टेंगल है जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर। तो इसका पूछ रहा है कि डायगोनल कितना होगा। तो डायगोनल कितना होगा, यही डायगोनल हो गया, तो राइट एंगल हो गया। रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। अब ये देखिएगा छोटू मोटू राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा क्या हो गया कर्ण हो गया। तो हम लोग कर्ण यही हो गया क्या ए बी और क्या हो गया सी और क्या हो गया डी। तो AC का लंबाई पूछ रहा है कि AC कितना होगा, तो AC 25 का स्क्वायर
प्लस ध्यान दीजिएगा 15 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा कितना, 25 और 15, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 25 नहीं है, ध्यान दीजिएगा 20 ही है ना, तो 20 ही है, ये तो 20 ही है मेरे भाई, 20। तो 400 ये हो गया 225, बोले तो कितना 625, कितना 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो गया 25, जो किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, जो किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है ना, सेकंड ऑप्शन में। तो सही आंसर जो हमारा हो गया क्या हो गया, सेकंड हो गया। आगे बढ़ो, एक किसके बराबर है, तो एक किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 0 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के लिए तो हम लोग ध्यान दीजिएगा मतलब यही करेंगे ना, 10 हो गया, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/5, तो x का मान पूछ रहा है, तो ये तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया। 1 + 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 क्या हो गया, 5 हो गया। चलिए चलिए, अविनाश जी यहाँ प्लीज, तो देखोगे 1/3 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/5 माइनस क्या हो गया 1/3। इसको हम लोग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, तो 1 क्या हो गया 15, 1/15 हो गया, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्या सही आंसर सेकंड हो गया क्या? आई होप कि आप इसे बना लिए होंगे। 1/15, ये तो बहु वाला क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से इसको आप बताइए सोल्व करके, जो भी बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और जो एग्जाम दिए हैं फिर से एक बार अपना सोल्व करो, बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, फास्ट। क्या क्या, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 12। 54 को ऐसे दो भाग में बांटिए कि एक भाग दूसरे भाग का 2/7 हो, तो कह रहा है कि संख्याएं होगी, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। अगर नहीं समझ में आता तो इंग्लिश पढ़ो। डिवाइड 54 इंटू 2 पार्ट सच दैट 1 पार्ट इज 2/7 ऑफ द क्या है अदर पार्ट। ठीक है, आप नहीं समझे क्या, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ए है और बी है। अगर एक 7 है तो ध्यान दीजिएगा 1 7 का 2/7 है, बोले तो क्या है 2 है। ठीक है, और दोनों का वैल्यू मिलाकर दिया हुआ कितना 94, तो दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे तो रेशियो में 9 हो गया, तो 9 का वैल्यू कितना है 54 है। तो मुझे इतनी सी बात बताओ कि रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा क्या। तो कह रहा है कि नंबर आप बताइए, आपको बताना है नंबर, तो इसको हम लोग कितना से गुणा कर देंगे 6 से, तो एक संख्या हो गया 12, और इसको गुणा कर देंगे कितना से 6 से, तो 7×6 42, तो संख्याएं जो हमारा हो गया 12 और कितना है 42 है, जो कि किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समझो। ईच स्क्वायर, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, वर्ग का आप कंडीशन क्या जानते हो, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का आप कंडीशन क्या जानते हैं। वर्ग का कंडीशन होता है कि प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और प्रत्येक साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये तो स्क्वायर है। फिर कह रहा है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में देखो आमने सामने का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आमने सामने का कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और पैरेलल होना चाहिए, तो ये तो स्क्वायर में भी होता है। तो ये हमारा क्या है, रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस, रोम्बस। ध्यान दीजिएगा, ऑल स्क्वायर्स रोम्बस है, लेकिन ऑल रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं हो सकता है। स्क्वायर का दो कंडीशन है, प्रत्येक साइड बराबर भी होना चाहिए और साथ ही साथ एंगल 90 होना चाहिए। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, प्रत्येक साइड जो है इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आमने सामने का जो साइड है पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और इसका जो डायगोनल होता है राइट एंगल पे कट करता है। तो जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या रोम्बस है क्या, तो हाँ रोम्बस है। ध्यान दीजिएगा, आमने सामने का पैरेलल भी तो होता ही है भाई, स्क्वायर में ये पैरेलल भी तो होता है, और इसमें भी ध्यान दीजिएगा पैरेलल ही होता है। तो एक स्क्वायर जो होता है रोम्बस वाला जो क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा, आयत।
आयत, तो आयत का क्या कंडीशन है आप जानते हैं क्या? आयत का आमने सामने का जो साइड होता है, भुजा होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। और प्रत्येक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। तो याद रहे, आयत जो है, प्रत्येक आयत स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर वर्ग हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल 90 डिग्री तो है ही, आमने सामने का कोण बराबर होना चाहिए, तो सब आमने सामने का ध्यान दीजिएगा भुजा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आमने सामने का भुजा बराबर है कि नहीं? अलग बात है कि सब बराबर है, लेकिन आमने सामने की जब बात आएगी तो बराबर है। तो आमने सामने यहाँ भी बराबर है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। तो ईच स्क्वायर आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं? और एक होता है हमारा क्या? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का ध्यान दीजिएगा क्या रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का क्या होता है? भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और क्या होता है? पैरेलल भी होता है। क्या होता है? पैरेलल भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि समानांतर चतुर्भुज का जो एंगल है, प्रत्येक एंगल अलग अलग होना चाहिए, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि नहीं? तो बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? ध्यान दीजिए, क्यों बोल सकते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्यों बोल सकते हैं? देखो, क्योंकि आमने सामने का जो है आपका साइड बराबर है, और आमने सामने का जो साइड है वो पैरेलल भी है। तो ये पैरेललोग्राम वाला भी कंडीशन को क्या करता है? फुलफिल करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक दो बार और वेरीफाई करो। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम हो गया, तो हमारा तीनों आंसर सही हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉग। मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज किए होंगे, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज किए होंगे। सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे, रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, लेकिन सभी स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम जरूर होते हैं। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगर आपके गुरुजी अच्छा से पढ़ाए हैं, गुरुजी तो अच्छा से पढ़ाते ही हैं, अगर आप अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं तो एक क्वेश्चन आपका जरूर सही होगा। आगे बढ़िएगा। निम्न में से कौन एक समबाहुभुज का बहिष्कोण नहीं हो सकता है? तो बहिष्कोण निकालने का फार्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का ध्यान दीजिएगा फार्मूला होता है 360 अपॉन क्या हो गया? साइड। क्या हो गया? साइड। या ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक साइड हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ साइड निकालते हैं, नंबर ऑफ क्या निकालते हैं? साइड्स। ठीक है, पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फार्मूला होता है 360 अपन क्या? 360 अपन क्या होता है? थीटा। 3 अपन क्या होता है? 360 अपन क्या होता है? थीटा होता है। नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, नंबर ऑफ साइड निकालने का, अगर वो पॉलीगॉन है तो, सम बहुभुज है तो सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला होता है 360 अपन क्या हो गया? थीटा। पर्दा को बंद कीजिए, पर्दा बंद कीजिए और ऑफिस में किसी को भेजिए। 360 अपन क्या हो गया? थीटा हो गया। अब नंबर ऑफ साइड्स कभी तो पॉइंट में नहीं आएगा ना, ये जब भी आएगा तो इंटीजर में आएगा, ये जब भी आएगा तो इंटीजर में आएगा। अच्छा, जब भी इंटीजर में आएगा इसका मतलब हो गया थीटा का वो वैल्यू लेंगे जिससे 360 में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 45 से 360 आपको 8 से कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 36 से 10 में कट जाएगा तो ये नहीं होगा, 36 रखेंगे तो भुजा 10 हो जाएगा, 30 रखेंगे तो भुजा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन 22 से 360 नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉलीगॉन का प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बहिष्कोण 22 डिग्री का कभी नहीं हो सकता है। अगर हो रहा है तो वास्तव में वो बहिष्कोण वो ध्यान दीजिएगा समबाहुभुज है ही नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? 22 डिग्री हो गया। इसका मैं आपका वैल्यू पूछ रहा है, जब पावर माइनस रहे तो उसको रिवर्स कर दिया कीजिए। तो वास्तव में लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में, है ना। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। इतना का मानक रूप लिखना है कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पे देखो कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और यहां पे ऐसे लिखा है। तो 5 के बाद हमको लिखना है, तो देखिएगा 5 हो गया तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 हो गया कि नहीं? नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखना है? हाँ, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे 4 है तो हमको विशेष दिक्कत नहीं है, वो तो मतलब है पहले से लिखा हुआ है, तो यही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप कितना से भागा दे दीजिए, 6.4 को अगर आप कितना से भाग देते हैं,
50, 1 2 3 4 50। तो पॉइंट जो है 5 पॉइंट जो आपका है 5 के बाद पड़ेगा, या ध्यान दीजिएगा ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5, 6 तक कितना जाना चाहिए 5, ये तो 4 पहले से है तुम लोग ये कर दिए। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक जैकेट को 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको इतना में बेचा गया तो उस जैकेट का अंकित मूल्य क्या है। मुझे इतनी सी बात बताइएगा कि 20% डिस्काउंट में बेचा गया तो वास्तव में वो 100% का कितना परसेंट में बेच दिया, 80% में। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 20% का डिस्काउंट दे दिया गया तो 80%, 80% का वैल्यू हो गया 1120, इतना रुपया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हम लोग 100% पे जाएंगे। हम लोग 100% को ही क्या मान लिए, हम लोग 100% को ही क्या मान लिए हैं, एमपी मान लिए हैं, और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो क्या हो गया 80% हो गया। तो 100% का ध्यान दीजिएगा हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो आप मुझे बताओ कि ये कितना टाइम्स है। तो 24 8 112 होता है, तो ये 24 गुणा है, कितना गुणा है 24 गुणा। तो यहां भी हम लोग 24 गुणा कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा 24 गुणा कर देंगे, क्या 24 गुणा है 112 है, 112 है। तो हमको पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा, उस जैकेट का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। एक जैकेट पर इतना बट्टा देने के बाद इतना में बेची गई तो उस जैकेट का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है। एक क्वेश्चन सही है क्या। A jacket was sold for इतना आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, देन द मार्क प्राइस ऑफ द क्या है जैकेट। तो 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो कितना हो गया 80%, और 80% का वैल्यू उन्होंने दे रखा है कितना 112। तो अच्छा 24 8 तो ध्यान दीजिएगा 192 होता है। मैं टेबल गलत पढ़ रहा था ना, ठीक है। तो 8 से लगाओ तो 8 का 8 हो गया, और 8 चौका 32 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा 24 टाइम्स नहीं है, ये 14 टाइम्स है। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे 14 टाइम्स करेंगे। अगर एक बार में एरर होगा दोबारा चेक करोगे ना तो आंसर आ ही जाएगा। तो सही जो हमारा आंसर होगा एमआरपी का वो कितना होगा 1400 रुपया होगा, जो किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है ना। आगे बढ़िए। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा यही आपका क्या होता है, बेलन होता है। यही आपका क्या होता है, बेलन होता है, ठीक है। 3D फिगर होता है, ये आपका क्या है, बेलन है। बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है। अगर इसका आपको वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, मतलब राउंड वाला केवल, तो कर्व सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर एच। ये हो गया वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व तो रहेगा ही 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में ध्यान दीजिएगा ये 2 सर्किल जुड़ जाएगा, एक ए वाला सर्किल और एक हो जाएगा ए वाला सर्किल। तो हम लोग जोड़ देंगे क्या 2 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो एच प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एच प्लस आर हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम पूछ रहा था, तो वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, थर्ड। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि साइड स्क्वायर का क्या होता है, डबल होता है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा एरिया आपको 4 टाइम्स हो जाएगा। आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि एरिया स्क्वायर का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा 2a हो जाए तो न्यू एरिया जो हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा न्यू जो एरिया हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे वो कितना हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो बताओ पहले से हमारा क्षेत्रफल कितना था मेरे भाई, पहले से क्षेत्रफल कितना था ए स्क्वायर, इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि दो बार गुना होगा ना, 2 बार गुना होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया। आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है
और ये क्या है, वाई एक्सिस है। दोनों जिस पॉइंट पे कट करते हैं इसी को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओरिजिन, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। जब राइट साइड में बढ़ते हैं तो x हम लोग प्लस में मिलता है, इधर बढ़ते हैं तो x माइनस में मिलता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो y प्लस मिलता है, नीचे की ओर आते हैं तो y माइनस मिलता है। शायद आप जरूर पढ़े होंगे इसको, आप इसे जरूर पढ़े होंगे, है ना। देखो ये कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है जो 9 से क्या है, डिविजिबल है, तो p का मान बताइए। आप 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जानते होंगे। कोई संख्या 3 से तब कटेगा जब उसका जो सम है 3 से कट जाएगा। जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। कोई संख्या 9 से कब कटेगा, जब उस नंबर के डिजिट्स के सम का जो सम है वो 9 से कट जाता है, भाग लग जाता है, तो संख्या 9 से डिविजिबल होता है। कोई संख्या 5 से कब डिविजिबल होता है, जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। कोई संख्या ध्यान दीजिएगा 2 से कब कटता है, जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या फिर इवन नंबर हो। कोई संख्या 4 से कब डिविजिबल होता है, जब उसका लास्ट 2 डिजिट्स जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। और कोई संख्या 8 से तब डिविजिबल होता है जब लास्ट 3 डिजिट्स जो होता है 8 से डिविजिबल होता है। तो फिलहाल यहाँ पे 9 से कह रहा है तो सम जो है सम ऑफ डिजिट्स कर सकते हैं, या फिर डिजिट सम लिख देते हैं, क्या, डिजिट सम, डिजिट्स सम। डिजिट्स का तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सम करेंगे या सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 और 3 7 और ये क्या हो गया 8, तो 8 और p कितना होना चाहिए कि 9 से कट जाए, तो p स्वाभाविक सी बात है कि 1 होना चाहिए, तब ना 8 और 1 ध्यान दीजिएगा 9 होगा, 8 और 1 9 होगा। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं तो 4 3 7 1 8, 8 और 2 10, 10 9 से नहीं कटता है, 8 और 3 11, 9 से नहीं कटता है, 8 और 9 17, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वो कौन सा न्यूनतम संख्या है, ठीक है, should 50 be multiplied so that product will be a perfect square। वो न्यूनतम संख्या क्या है, वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 50 में गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 50 चौका कितना 200, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 50 नमा कितना हो गया 450, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 50 25 225, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 50 दूना 100, ये पूर्ण वर्ग है। इसका ध्यान दे, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 10 आ जाता है, या फिर 10 का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वो मिनिमम या लिस्ट नंबर कौन है जिसे गुना करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो 2 आंसर होगा। आई होप कि आपका ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है 24 में कॉमन फैक्टर बताना है जो 12 और किसका 36 का है। 12 और 36 का कॉमन फैक्टर कौन है, तो ध्यान दीजिएगा 12 और 36 का 12 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 3 चौका 12 और 3 गुणा 12 36 हो गया, 6 गुणा 6 36 हो गया। तो ये तीनों फैक्टर है। तो आंसर जो हमारा होगा भाई, इसका आंसर कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर है 25। राधा 55 किलोमीटर की दूरी में से इतना दूरी तय करती है तो कितना दूरी बचा हुआ है? तो 33 दूरी बचा हुआ है, कितना में 55 में 33 दूरी बचा हुआ है। 55 का 33 बचा हुआ है, कितना बोले 3 अपॉन कितना 5, और 3 अपॉन 5 को कितना बोलते हैं मेरे भाई, 60% बोलते हैं। कितना, इसको हम लोग बोलते हैं 60%। सही आंसर हो गया कौन, थर्ड। अगर तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आता है तो आपको ऐसे निकाल लेना है 3, 5 पर 3 बचा है तो 100 पे कितना। आपके गुरु जी ऐसे ही सिखाए होंगे, 20 पचे 100, तो 20 दिया कितना हो गया, 60% हो गया। क्या 60% हो गया क्या? तो सही आंसर हमारा कौन हो गया, थर्ड हो गया। सही आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। एकदम आसान और बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड रिसोर्स। तो मानव के द्वारा निर्मित संसाधन कौन है इसमें से? तो जंगल तो नेचुरल चीज है, नदी भी नेचुरल चीज है, पहाड़ नेचुरल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बस। ये तो आपको मतलब सबका सही हुआ होगा, जितने ही बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे सबका सही हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो देखिएगा यही भारत का बड़ा मरुस्थल है। ऐसे पता नहीं चलेगा कि भारत का है कि अफ्रीका का है कि नॉर्थ अमेरिका का, ही पता नहीं चलेगा भाई, क्योंकि सभी मरुस्थल का तो शेप जो देखने का आकृति होता है तो सेम ही होता है ना, सेम ही होता है। तो थार ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है, जिसका नाम क्या है? थार है। और पूरे विश्व का पूछेगा तो क्या हो गया? सहारा। ये क्या हो गया? सहारा। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा है, जो अफ्रीका कंटिनेंट में है। गोबी कहाँ है? मंगोलिया चीन में। ठीक है, गोबी कहाँ है? मंगोलिया चीन में है। ठीक है, और कालाहारी, कालाहारी भी कहाँ है? अफ्रीका में ही है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी है। गोबी मंगोलिया चीन में है। थार भारत का सबसे मतलब बड़ा मरुस्थल है, और सहारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बहुत सारे बच्चे थर्ड लगाए होंगे, जो कि गलत है, क्योंकि भारत का पूछ रहा है तो भारत का थार लगाओगे ना। विश्व का पूछता तब हम लोग क्या लगाते हैं? थार लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। मोनाजाइट नामक खनिज से, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मेटल निकलता है, कौन सा तत्व निकलता है? तो वो आपको क्लास 10 या 9 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो मोनाजाइट से हम लोग थोरियम निकालते हैं। क्या? थोरियम निकालते हैं। और मोनाजाइट जो रेत है केरल के तट पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, अवेलेबल है। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल का देखिएगा यही आपका दिया हुआ है, यह हमारा पूरा इंडिया है, और इंडिया में यहाँ से क्या है? केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना। चलिए, यही हमारा क्या है? यही क्या है? मोनाजाइट नामक क्या है? खनिज है, इसी में थोरियम मिलता है। आगे चलोगे, एप्लेशियम पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो आपको याद करना है छोटू, एप्लेशियम पर्वत श्रृंखला जो है उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में है। यूरोप में क्या है? यूराल पर्वतमाला है। क्या? यूराल है। अफ्रीका में ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका में तो बहुत सारा है, यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी किलिमंजारो है, आप सुने होंगे। एशिया में पर्वतमाला कौन है जो बहुत प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं? तो इसका नाम है हिमालय। और हिमालय का ही सबसे ऊंचा चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। और हमारे भारत में ऊंचा चोटी कौन है? कंचनजंगा। और पीओके के अधिकृत में है तो कौन है हमारा? K2। क्या है? K2 है ना। चलिए, कल आया था एक क्वेश्चन की पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो हमारा महेंद्रगिरी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला सोना के नाम से ध्यान दीजिएगा जाना जाता है किसको? कपड़ा, पेट्रोलियम। हाँ, पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, बहुत कम मात्रा में है, और ये कीमती होता है। ठीक है, एक कीमती होता है, और ये नॉन रिन्यूएबल मतलब है, नॉन मतलब बोल सकते हैं तो कन्वेंशनल एनर्जी है। क्या है? कन्वेंशनल मतलब है, कन्वेंशनल कहने का मतलब है कि फिर से इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय जिसको बोलते हैं। क्या? अनवीकरणीय। तो ये मतलब सीमित मात्रा में है। ठीक है, ये सीमित मात्रा में धरती के अंदर मौजूद है, जिसे मतलब धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, वो हमारा क्या है? पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम को ही काला सोना के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे भाई तो काला सोना बोलेंगे तो मतलब ध्यान दीजिए कोयला बोल देगा, नहीं, पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलोगे, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? अगर नहीं समझ में आता है तो कन्वेंशनल एनर्जी देखिएगा। हाँ, कन्वेंशनल एनर्जी कौन है? कन्वेंशनल एनर्जी कौन है? कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब हो गया परंपरागत। ठीक है, जिसको हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, सीमित मात्रा में पृथ्वी के अंदर या फिर पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। ठीक है, उसको एक बार समाप्त कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो फिर दोबारा से वो नहीं आएगा। जैसे कोयला क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी है। पेट्रोलियम क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी है। गैस क्या है? मतलब कन्वेंशनल एनर्जी है। यूरेनियम, थोरियम क्या है? कन्वेंशनल है। तो पवन ऊर्जा, ये तो विंड, इसी से बना विंड मिल, पवन चक्की, ये कन्वेंशनल नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, ये तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉन कन्वेंशनल हो जाता है। सौर ऊर्जा, ये भी हमारा कन्वेंशनल नहीं है। जल विद्युत, ये भी कन्वेंशनल नहीं है, जल तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। बायोगैस, क्या? बायोगैस हमारा जो है, बायोगैस जो है ये हमारा कन्वेंशनल एनर्जी है। ठीक है, लिमिटेड मात्रा में ही, लिमिटेड क्वांटिटी में ही ये अवेलेबल है। कौन सा? बायोगैस। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी कल्चर। हाँ, पीसी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसी कल्चर मींस क्या होता है? तो पीसी कल्चर मींस होता है मछली उत्पादन। क्या? मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। ऐसे मत्स्य संस्कृत का टर्म है, ऐसे मछली उत्पादन आप बोल सकते हैं। और इसी से बनता, ध्यान दीजिएगा, पीसी भोरस। क्या? पीसी भोरस। और पीसी भोरस मतलब होता है मछली खाने वाला। वैसा जीव जो मछली को खाता है, तो उस जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसी भोरस बोलते हैं, मछली खाने वाला। और पीसी कल्चर मीन्स होता है मछली पालन। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
आंसर हमारा कौन हो गया? सेकंड हो गया। आगे देखोगे, भारत से होकर कौन सी मुख्य अक्षांश गुजरती है? तो भारत से होकर एक ही अक्षांश गुजरता है, वो हमारा क्या है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ क्या? कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा क्या हो गया? मेघालय, मिजोरम हो गया। क्या हो गया? मिजोरम हो गया। तो ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। हो सकता है कि कल को अब आपके एग्जाम में ये भी पूछ दे कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है, या फिर ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य से होकर गुजरता है, और ये 8 में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैप से आप इसको याद कर लेना। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ध्यान दिए, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, और यहाँ पे क्या है? मिजोरम है। तो उधर से चलेंगे तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, और एक हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा, मिजोरम है। तो सही आंसर क्या हो गया? कर्क रेखा। याद रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरता है। एक होता है इक्वेटर, विषुवत रेखा, वो भी भारत से होकर नहीं गुजरता है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कौन सा वृक्षारोपण कृषि है? वृक्षारोपण कृषि है, गेहूं को तो हम लोग बुनते हैं, ऐसे ही छींट देते हैं खेत में, तो ये हमारा वृक्षारोपण कृषि नहीं है। धान को तो ध्यान, पौधा एक है, इसको रोपा जाता है, तो ये रोपण कृषि है, वृक्षारोपण नहीं, रोपण कृषि है, तो ये नहीं हुआ। प्याज भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केला। केला ध्यान दीजिएगा, वृक्ष के रूप में एक जगह से कबाड़ कर दूसरे जगह पर उसको रोपा जाता है, तो वृक्षारोपण कृषि है कौन सा? केला। देखिएगा, केला एकदम लाइन से लगा हुआ है, इसको वृक्ष के रूप में कहीं पे लगाया जाता है, तो केला वृक्षारोपण कृषि है। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35। डीआरडीओ का क्या है? पूरा नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो डेवलपमेंट एंड रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा नहीं होगा। डेवलपमेंट रिसर्च डेवलपमेंट, ये 2 बार डेवलपमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डील, ये डील तो होता नहीं है, डील तो होता नहीं है। तो हमको तो लगता है कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। तो इसका होता है क्या? डिफेंस। ठीक है, इसका होता है डिफेंस रिसर्च। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म ये होता है, इसका जो होता है फुल फॉर्म हमारा ए होता है। फुल फॉर्म ए होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो जब किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो एक क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें सभी को मार्क्स मिलेगा। इस क्वेश्चन में सभी को मार्क्स मिलेगा, पैनिक नहीं होना। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। एसएससी, बैंक, सिविल सर्विस, इतना बड़ा एग्जाम होता है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो चलिए, एक कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप ज्यादा घबराना मत कि क्वेश्चन गलत है सर। आप फोन नहीं कीजिएगा, मैसेज नहीं कीजिएगा, बस जो क्वेश्चन गलत आएगा, ठीक है, उसमें सबको मार्क्स दिया जाएगा। आई होप कि आप समझ गए हैं। तो इसका सारा ऑप्शन यहाँ रॉन्ग है। इसका सही फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋषि सुनक भारत के लिए कहे जाएंगे। ऋषि सुनक ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़कर चले गए हैं दूसरे देश में। भारत छोड़कर दूसरे देश में चले गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है क्या? माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब है जो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। यही माइग्रेंट का 2 प्रकार का क्या होता है? टाइप होता है। एक होता है इमिग्रेंट। क्या? इमिग्रेंट। और एक होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्या? इमिग्रेंट। ध्यान दीजिएगा, वैसा पर्सन जो दूसरे देश से अपने देश में आता है या दूसरे देश से अपने देश में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट। जो इनटू मतलब में आता है, और जो अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई पर्सन इंडिया छोड़कर कहीं और चल जाता है दूसरे देश में, तो उस पर्सन को हम भारत से क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे।
और अगर कोई पर्सन दूसरे देश का नागरिकता छोड़कर अपने देश में भारत में आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। तो जो आप हमारे देश में आते हैं वो आई वाला है, आने वाला क्या है? आई है, इमिग्रेंट। और जो हमारे देश को छोड़कर जाता है वो क्या है? इमिग्रेंट है। तो ऋषि सुनक भारत छोड़कर गए हैं, तो भारत छोड़कर बाहर गए हैं तो उनको बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या? इमिग्रेंट नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या? इमिग्रेंट। एक देश से दूसरे देश में चला गया और दूसरे देश से अपने देश में आ गया तो क्या होता है? इमिग्रेंट होता है। और माइग्रेंट में दोनों आ जाएगा, माइग्रेंट में दोनों जाया जाएगा, या तो यहां से वहां गया है या तो वहां से यहां आया है। लेकिन इसके दो टाइप्स होते हैं, तो आने वाला आई है और जाने वाला क्या है? ई है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर देखोगे 37, कह रहा है कि कौन सा इसमें से खरीफ फसल नहीं है? तो मक्का का खरीफ फसल है, धान भी खरीफ है और कपास भी खरीफ है। गेहूं तो क्या है? रबी फसल है। गेहूं हमारा क्या है? रबी फसल है। ठीक है, गेहूं रबी फसल है। ध्यान दीजिएगा, जो जून जुलाई में रोपा जाता है, मई जून में रोपा जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? खरीफ फसल। क्या? खरीफ फसल। ये बरसात के दिन में होता है। ठीक है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसको मार्च अप्रैल में काटा जाता है, ये होता है रबी फसल। क्या? रबी फसल। और एक होता है क्या? जायद फसल, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, करेला, ठीक है, ककड़ी, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जो बीच में होता है, कहाँ? बीच में होता है, 1-2 महीना के अंदर सिमट जाता है। ये बहुत कम ड्यूरेशन लेता है। कौन? तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब बहुत कम समय लेता है। ये दोनों के बीच में होता है, उसको जायद बोलते हैं। तो जायद फसल में तरबूज है, खरबूज है, करेला है, खीरा है और क्या है? आपका ककड़ी है। ये सब जायद है। और ध्यान दीजिएगा, धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, ये सब हमारा क्या है? खरीफ फसल है। और गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। आई होप कि आप पहले से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 38। संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसी को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 32 में है। किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 21 में क्या है? जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत से ध्यान दीजिए रोक लगाता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है? 17 में। और आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू एक्सप्रेस, और ध्यान दीजिएगा फ्रीडम, राइट टू, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोल सकते हैं? बोलने की आजादी, अभिव्यक्त करने की आजादी को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच, उसी को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी है, 32 में उपचार है, 21 में जीवन का अधिकार है और 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट। कानून बनाने में किसकी भूमिका होती है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तो सभी। कानून बनाने में सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, राष्ट्रपति का भी, राज्यसभा का भी, ध्यान दीजिएगा, और लोकसभा का भी। ठीक है, सब मिलकर कानून बनाते हैं। मंत्रिपरिषद का भी ध्यान दीजिए रोल इसमें होता है। तो मंत्रिपरिषद को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। आगे बढ़ोगे, वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? 25 है। कितना है? 25 है, 25 है। आगे बढ़ते हैं, जीरो हंगर, सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ध्यान दीजिएगा, कौन सा लक्ष्य है? कौन सा लक्ष्य है? तो 5वां, चौथा, तीसरा, ए हो जाएगा दूसरा। आपका सही हुआ क्या? दूसरा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये मतलब एक और उद्देश्य रखा गया है कि जीरो हंगर होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये कौन सा लक्ष्य है? तो ये हमारा क्या है? दूसरा लक्ष्य है। आगे देखोगे, केंद्र सरकार द्वारा सबसे ज्यादा व्यय किस पर किया जाता है? डिफेंस, पेंशन, ब्याज अदायगी और सब्सिडी। तो याद रहे, जो किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है कर्ज लेकर। ठीक है, कर्ज लेकर पैसा इकट्ठा करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार का क्या है? वो कर्ज है, इंटरेस्ट, कर्ज है, डेप्ट है, कर्ज। और उसी कर्ज को चुकाने में जो इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, वो भी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पैसा आता है कहां से? कर से। ठीक है, कर्ज लेता है। तो सबसे ज्यादा पैसा आय होता है कर्ज से, और सबसे ज्यादा पैसा इसका खर्च भी होता है कर्ज का ब्याज चुकता करने में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट पेमेंट। अगर दूसरे देश से आप पैसा उधार लीजिएगा तो ब्याज तो देना पड़ेगा ना, कि कोई देश आपको फ्री में दे देगा? नहीं देगा।
तो आपको ब्याज लेगा, उसके लिए इंटरेस्ट लेगा। तो भारत सरकार प्रत्येक साल सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के रूप में पे करता है। दूसरे नंबर पर इस बार भारत के बजट में किसको शामिल किया गया था? रक्षा को, बोले तो किसको? डिफेंस को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो बहु वाला क्वेश्चन है, ये हो गया 1600 ईस्वी में। क्या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया गया? स्थापना किया गया। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। कब? बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। ये आपको जरूर याद होगा, है कि नहीं है? चलो आगे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्या था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? केवल बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलेगा तो लॉर्ड क्लाइव बोलिएगा। क्या? लॉर्ड क्लाइव बोलिएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा था। तो 1773 के बाद से बंगाल का गवर्नर नहीं हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, जो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। तो प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग। और ध्यान दीजिएगा, भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, 1858 के विद्रोह में गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया, उसका नाम दे दिया गया वायसराय। तो वही 1858 के विद्रोह के बाद प्रथम जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे, है ना। और ध्यान दीजिएगा, भारत का पूछेगा अंतिम वायसराय। क्या? अंतिम वायसराय। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो राजगोपालचारी थे। आपको इतना से मतलब नहीं है, पूछ रहा है प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो सही आंसर कौन हो गया? सेकंड। आगे देखिएगा, विलय नीति का पहला सिक्का कौन बना था? सतारा, 1848 में। संबलपुर कब? 1849 में। उदयपुर कब? 1852 में। और झांसी कब? 1853 में बना था। अच्छा बताओगे ये विलय नीति क्या था? तो विलय नीति में अंग्रेज के द्वारा एक नीति चलाया गया था कि मतलब जिस भी क्षेत्र में कोई राजा नहीं है उसको मतलब ब्रिटिश रूल में सम्मिलित कर लिया जाएगा। या फिर जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे लड़का को, किसी दूसरे बच्चा को गोद लेकर उसको राजा नहीं बनाएगा। जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है वो गोद नहीं ले सकता है, वो फिर क्षेत्र अंग्रेज के अधीन में चला जाएगा। ठीक है, और जहां पे कोई राजा नहीं है वो भी अधीन में चला जाएगा। तो ये था विलय नीति। और इस विलय नीति का सबसे पहला शिकार कौन सा जगह हुआ था? सतारा, 1848 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हैं, देखिएगा दादा भाई नौरोजी सर का आपको पिक्चर दिख रहा होगा। ये आंसर कौन हो गया? सेकंड। आगे, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहां शुरू किया? ये मैक्सिमम बच्चे का गलती होगा, मैक्सिमम बच्चे इसको आंसर लगाए होंगे क्या? चंपारण, जो कि क्या है? गलत है। अगर पूछेगा आपसे कि भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण था। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा शुरू किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था 1907 में। कब? 1907 में। ठीक है, 1907 में। तो आंसर कौन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 1915 में तो गांधी जी कहां आए थे? भारत आए थे, साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करने के बाद। और चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब? 1917 में हुआ था चंपारण में। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति मतलब बहुत अत्याचार हो रहा था। नील की खेती करने वाले पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। तो इससे बचाने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह कर दिया। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन किसानों के लिए ही हुआ था, लेकिन गुजरात में हुआ था 1918 में। और अहमदाबाद में ध्यान दीजिएगा मिल हड़ताल हुआ था, ये भी कब हुआ था? 1918 में। तो खेड़ा आंदोलन किसानों के लिए हुआ था, ज्यादा कर पे करना पड़ता था, ये गुजरात में 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, लेकिन साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किए थे 1907 में। और यहाँ पे चंपारण में उन्होंने शुरू किया 1917 में। ठीक है, तो सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपका सही था या गलत था। आगे, सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहले तो ध्यान दीजिए, जब अंग्रेज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, तो उसके बाद से ध्यान दीजिएगा जो भी शासन होता था, जो भी कंट्रोल होता था, वो गवर्नर जनरल का होता था। तो गवर्नर जनरल के ही हम लोग बोलते हैं शासनकाल। तो किसके शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग।
लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछता कि सती प्रथा का अंत या समाप्ति किसने किया, तो राजा राम मोहन राय किया। एक कैंपेन चलाए थे, ये अभियान चलाए थे, ध्यान दीजिएगा, ये बात उठाए थे। तो कौन समाप्त किया था, तो राजा राम मोहन राय किए थे। इसका अभियान चलाने वाले राजा राम मोहन राय है। लेकिन पूछेगा किसके शासन काल में हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल है, तो उसका आंसर भी लॉर्ड विलियम बेटिंग होगा। किसी प्रकार से पूछेगा तो इसको आप बना दीजिएगा, सही आंसर हो गया सेकंड। आगे देखोगे, 1857 के क्रांति में पूरे भारत को नेतृत्व किसके सिरमौर था। ठीक है, सिरमौर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिएगा, 1857 का जो क्रांति हुआ था भारत में, उसका संपूर्ण भारत को लीड कौन किया था, नेतृत्व कौन किया था, तो मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और वीर कुंवर सिंह। तो मंगल पांडे तो सब पर्सन थे जो ध्यान दीजिएगा ये क्रांति में क्या थे, एक्टिव थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा उस समय मुगल शासक कौन थे, मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। तो ये मुगल शासक भी थे। अलग बात है कि उस समय मुगल शासक का वर्चस्व नहीं था। वर्चस्व कब था, जब बाबर था, अकबर था, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब था। बहादुर शाह जफर बहुत कमजोर हो गए थे उस समय तक। ठीक है, बस नाम का राजा थे, शासक थे, मुगल शासक। लेकिन थे तो बहादुर शाह जफर ही। इनको भी यही लगता था कि ध्यान दीजिएगा जो अंग्रेज हम पे मतलब शासन धीरे धीरे जमाते जा रहा है, ये नहीं जमाए। ठीक है, तो इसको लीड कौन किया था, बहादुर शाह जफर। ये उस समय के राजा भी थे, उस समय के ध्यान दीजिएगा भारत के मुगल शासक भी थे और बुजुर्ग आदमी थे भी थे। तो इनके बात को सब मानता भी था और ये भी कंट्रोल कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो बहादुर शाह क्या हो जाएगा, जफर। आगे देखोगे, श्वेत प्रकाश अपने घटक रंग में विभक्त होना कहलाता है। एक कल क्लास 10 में भी आया था, मैं बताया था आपको। ये हो जाएगा क्या, डिस्पर्सन। क्या, डिस्पर्सन। ध्यान दीजिएगा, जब प्रिज्म से हम लोग लाइट देते हैं, जब प्रिज्म से हम लोग ध्यान दीजिएगा लाइट देते हैं, तो ये कितने में बढ़ जाता है, 7 में बढ़ जाता है। इसी ध्यान दीजिएगा इवेंट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। सही आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। आगे बढ़ोगे, मानव आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ये तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया। प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा कहां बनता है, रेटिना पे। देखिए यही आपका क्या है, रेटिना, और यहीं पे क्या बनता, प्रतिबिंब बनता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेटिना। क्या हो जाएगा, रेटिना। तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ठीक है, आप ये देखना कि जैसे मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा तो उसके बताने के बाद आप लोग काउंट कर लेना कितना सही है और कितना गलत है, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आंसर की से मिलाकर कि आपका ध्यान दीजिएगा कितना सही कितना गलत है। देखोगे क्वेश्चन नंबर 53, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सही आंसर क्या हो गया, सेकंड। खाने वाले सोडा का ध्यान दीजिएगा जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, ठीक है, वो तो आप जानते हैं, उसमें H नहीं होता है। आगे बढ़ोगे, किस आवृत्ति के ध्वनि को मानव सुन सकता है, तो मानव कितना से कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कहां तक, 20,000 के बीच में अगर ध्यान दीजिएगा है आवृत्ति तो उसको मानव सुन सकता है। इससे कम रहेगा तो भी नहीं सुनेगा और इससे ज्यादा रहेगा तो भी नहीं सुनेगा। तो ये 20 से कम है, 20 से सब तो कम है। तो आंसर हो गया कितना, 21। कितना हो गया, 21 हो गया। आगे चलिएगा नेक्स्ट, ध्वनि सर्वाधिक तेजी से किस माध्यम में विचरण करती है, किस माध्यम में ट्रेवल करती है, तो जिसमें भी मॉलिक्यूल जो होंगे क्लोजेस्ट होंगे या क्लोज होंगे उसमें ही मतलब तेजी से ट्रेवल करेगा। तो द्रव का लिक्विड उतना क्लोजेस्ट कॉम्पैक्ट नहीं होता है जितना कि ठोस का होता है। तो सबसे तेजी से ठोस में ट्रेवल करेगा, उसके बाद किसमें, द्रव में, और उसके बाद गैस में। और निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब है कि वहां पे तो एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स तो होता नहीं है। तो निर्वात में कुछ बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं और आप हमसे 10 मीटर दूर खड़े हैं, तो हम बोलते हैं तो आपको क्यों सुनाई देता है, क्योंकि एयर है, गैस है, और गैस में साउंड ट्रेवल करता है। मान लीजिए यहाँ से सब कुछ निकाल दिया जाए, दम निर्वात कर दिया जाए, तो कुछ बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। जैसे अंतरिक्ष में कोई कुछ बोलेगा और एकदम बगल में ही है तो सुनाई नहीं देगा। तो निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करता है, आपको कुछ कोई बोलेगा तो नहीं सुनाई देगा। सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद किसमें, गैस में। चलिए, उचित समय पर फसल को पानी देना कहलाता है, ये तो बाबू इरिगेशन है, सिंचाई। निराई किसको बोलते हैं, वीडिंग। निराई का मतलब होता है खेत से अनवांटेड फसल्स को, अनवांटेड थिंग्स को क्या करना, निकालना या निकालना। अरे धान रोपते हैं तो उसका निकाई होता है ना, निकाई, उसी को निराई बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, खेत से अनवांटेड थिंग्स को बाहर निकालना या फिर खरपतवार को बाहर निकालना, उसी को निराई बोलते हैं। छिड़काव का मतलब तो आप दवा का छिड़काव करते हैं। आगे चलिएगा, मानव रोग जो विषाणु के कारण होता है,
टाइफाइड तो जीवाणु से होता है, पेचिस जो है वो भी जीवाणु से होता है, हैजा कोलेरा ये भी जीवाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, ये विषाणु से होता है। आगे चलिएगा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो ये तो बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही देखिएगा फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब हैं और यही पेनिसिलिन का खोज किए थे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट। क्या हो जाएगा? लास्ट। ये तीनों पर्सन को फिर से आप रिवाइज कर लेना, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं इन डिटेल नहीं जा रहा हूं। तीनों को रिवाइज कर लेना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हो सकता है कि आपके एग्जाम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से क्वेश्चन ना आकर लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर से आ जाए, तो थोड़ा सा देख लेना। आगे, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? उच्च तापमान, आर्द्रता, आर्द्रता के बिना तो कुछ नहीं होगा, तो आर्द्रता तो चाहिए, निम्न तापमान भी चाहिए, किसी भी फसल को बेहतर ढंग से डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए मतलब लो टेम्परेचर चाहिए, वर्षा तो चाहिए, तो उच्च तापमान नहीं चाहिए। अगर उच्च तापमान मिल जाएगा तो मक्का क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो सही आंसर हो गया कौन? फर्स्ट। आगे देखोगे, निम्न में से कौन एक संश्लेषित क्या है? रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? नायलन। कपास है, जूट है और ऊन है, ये सब ध्यान दीजिएगा नेचुरल है, ये सब नेचुरल फाइबर है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? सेकंड, लाइनन। आगे बढ़ोगे, निम्न में से कौन धातु नहीं है? कौन जो है धातु नहीं है, मतलब मेटल नहीं है? कॉपर तो मेटल है, सल्फर क्या है? मेटल नहीं है, ठीक है। अच्छा, धातु नहीं है, तो ये तो हमारा मेटल है, कॉपर मेटल है, धातु है, एल्युमिनियम धातु है, आयरन धातु है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। सल्फर हमारा क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। आगे, कौन सी धातु कमरे के तापमान पे द्रव होता है? तो मरकरी क्या है? मेटल है। ये क्या है? मेटल। ये मेटल है भाई। तो एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, वो मरकरी है, और मरकरी को ही क्या बोलते हैं? पारा। ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, लेकिन ये भाई मेरे अधातु है। ये क्या है? ये क्या है? अधातु है। तो सही आंसर कौन हो गया? फर्स्ट। आगे देखोगे, 63 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है? विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय कार्बनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या बनता है? कोल तार, कोयला। इससे क्या बनता है? कोयला बनता है, ठीक है। जब वनस्पति डेड हो जाते हैं और बहुत समय तक, बहुत कालों तक मतलब जमीन के अंदर दबे रहते हैं, तो किस में चेंज हो जाते हैं? कोयला में चेंज हो जाते हैं। आगे चलोगे, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है? किरोसिन का तेल, बायोगैस, एलपीजी गैस, पेट्रोल। तो एलपीजी गैस का ध्यान दीजिएगा, उष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। किसका? एलपीजी गैस का। बहुत सारे बच्चे पेट्रोल लगाए होंगे, जो कि पेट्रोल गलत है, एलपीजी हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अपने अक्ष पर पृथ्वी कैसे घूम रहा है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी ध्यान दीजिएगा पश्चिम से पूरब घूम रहा है। याद रहे, सूर्योदय होता है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। थोड़ा सा अपोजिट करके इसको याद रखना। तो पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर, और सूर्योदय होता है पूरब से पश्चिम की ओर, है ना। चलिए, बच्चे का लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी होता है? पुरुष की महिला? तो इसके लिए उत्तरदायी क्या होता है? पुरुष होता है, ठीक है, क्योंकि पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है, ठीक है, एक्स वाई दोनों होता है, जबकि महिला में केवल एक ही होता है। तो अगर लड़की जन्म लेता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल पुरुष है, लड़का जन्म लेता है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या है? पुरुष ही है। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे, मनुष्य में किस प्रकार की जनन प्रक्रिया होती है? क्या है? बडिंग। तो बडिंग ये सब तो ध्यान दीजिएगा पौधे में होता है यार। सेमी सेक्सुअल, असेक्सुअल और क्या है? सेक्सुअल। तो सही आंसर हो जाएगा लैंगिंग, सेक्सुअल आंसर हो जाएगा एप्पल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई मापने का इकाई क्या है? कोशिका का ध्यान दीजिएगा जो लेंथ होता है, कोशिका का जो लंबाई होता है बहुत 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 ही ज्यादा छोटा होता है। तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो इसको थोड़े ना इंच टेप से माप दीजिएगा आप। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर और मीटर नहीं होगा, माइक्रोमीटर, ये माइक्रो में ध्यान दीजिएगा मेजर किया जाता है बाबू। आगे, यदि हम दरवाजा के कब्जे पर तेल लगा दें तो घर्षण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग गाड़ी में या दरवाजा के मतलब
और जहां पे ज्वाइंट होता है या फिर कहीं पे भी हम लोग ग्रीस डालते हैं। क्या ग्रीस डालते हैं या तेल डालते हैं? क्यों डालते हैं? ताकि वो फ्री हो जाए। फ्री हो जाए मतलब घर्षण क्या हो जाएगा? कम जाएगा। घर्षण क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो बहु वाला क्वेश्चन है। ग्रीस और तेल लगाने से घर्षण क्या होता है? कम जाता है। और दरवाजा आदि क्या होता है? फ्री हो जाता है। देखिएगा ग्रीस और तेल डाल दोगे दरवाजा में ना, दरवाजा जहां पे लगा होता है, फंसा होता है, तो देखिएगा दरवाजा अपने से खुलने और लगने लगेगा। और पहले से लगाने के बाद भी और खोलने के बाद भी नहीं खुलता लगता था, ऐसा कुछ है। आगरा के ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण का प्रकार है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा मतलब अफेक्ट कर रहा है किसको? ताजमहल को। यही वायु प्रदूषण के कारण वर्षा जो होता है एसिड अम्ल बरसाता है और उस एसिड अम्ल से ताजमहल क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो वायु प्रदूषण। आगे बढ़ोगे, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 5वां स्थान पे कौन आता है? तो अंतिम से 5वां स्थान पे कौन होता है? जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया और क्या हो गया? भी हो गया। 22 ध्यान दीजिएगा, ही ना होगा 1 2 3 4 और क्या हो गया? 5। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? भी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी माला में अंतिम से 5वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो भी होगा। आगे चलोगे, कह रहा है कि डिफरेंट आपको चुनना है। मुंह है, कान है, जीभ है और क्या है? नाक है। तो नाक और जीभ और कान ध्यान दीजिएगा सेंस ऑर्गन होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। आगे देखोगे, मार्च, अगस्त, अप्रैल और दिसंबर। मार्च 31 दिन का होता है, अगस्त भी 31 दिन का होता है, दिसंबर भी 31 दिन का होता है, अप्रैल तो 30 ही दिन का होता है। तो ये 3 सेम सेम है और एक अलग है, तो यही भिन्न है, ऑड है, यही ऑड है। आगे बढ़ोगे 24 में देखिएगा, 24 सिक्किम, असम, झारखंड और क्या है? मेघालय। इसमें से आपको चुनना है कि ऑड क्या है। तो सिक्किम है, असम है, मेघालय है। ये सब पूर्वी स्टेट्स हैं। कहां? पूर्वी राज्य हैं। जबकि झारखंड तो बीच में आता है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन? 3rd। झारखंड बीच में है, बिहार के बगल में है ना, लेकिन वो सब ध्यान दीजिएगा क्या है? पूर्वी राज्य है। कौन? असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, ये सब तो अरुणाचल प्रदेश है, तो पूर्वी राज्य है ना। आगे बढ़ते हैं, नंदिनी अपने पति के बहन के पति के बेटी से किस प्रकार से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एक कौन है? नंदिनी। एक कौन है? नंदिनी अपने पति, ध्यान दीजिएगा अपने पति, उसका पति साहब ए है, हस्बैंड। ठीक है, इसकी बहन ध्यान दीजिएगा ए है, इसकी बहन ए है, इसकी बहन के पति, इसके ध्यान दीजिएगा बहन की पति, इसके बहन का पति हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ये क्या है? पति साहब। इसकी बेटी से किस प्रकार का संबंध है? ये हमारा क्या हो गया? बेटी। तो बताइएगा, बेटी नीचे है तो नीचे वाले क्या होते हैं? बाल बच्चे होते हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। तो नंदिनी किस प्रकार से? नंदिनी तो लड़की है, तो नंदिनी ध्यान दीजिएगा इसकी क्या लगती है? इसकी क्या लगती है? तो ध्यान दीजिएगा इसकी बेटा लगेगी, मास्टर भाग जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बहन भी नहीं लग सकता है, बहन तब लगता है जब सामने होता। चाचा, मौसा, मामा, फूफा, अरे भाई नन्नी तो पला ही लड़की है, तो चाचा मौसा कहां से हो गया? तो सही आंसर हो गया 2nd। चाची लगती है, मौसी लगती है, ठीक है, या मामी या बुआ लगती है। क्या लगती है? सटीक बताओ इसमें से क्या होगा, क्योंकि अंग्रेजी तो सबका ऑन्टी है। ठीक है, अब देखोगे मैं क्या बोलता हूँ, सुनो सुनो सुनो। ये हमारा क्या है? ए बहन साहब है, ठीक है, ए बहन है, ठीक है, और ए बहन का ही क्या है? भाई है। ये क्या है? हमारा भाई है। ठीक है, तो इस लड़की का ही क्या लगा? मामू, और मामू की पत्नी क्या? मामी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मामी। मामी, मामानी जिसको लोग बोलता है। आगे 26 में देखो किस पर क्वेश्चन है। ए से कितना गया है? ई कितना ऐड करा है? 5। बी से कितना ऐड करा है? +4। और सी से कितना ऐड करा है? +4। ओ, अब ए से 5 गया तो यहां पे भी कितना ऐड करा है? 4। तो ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है ए, बी और क्या? सी, और फिर ई और एफ और क्या लिखा हुआ है? जी। ठीक है, देखिए छोटू, ए कितना होता है? 1, बी कितना होता है? 2 और सी कितना होता है? 3। ए कितना? 5, एक कितना? 6 और एक कितना? 7। बताओगे कितना बढ़ाया है? कितना बढ़ाया है? 4 बढ़ाया, 4 बढ़ाया और कितना? 4 बढ़ाया, है ना, 4 बढ़ाया। तो इसी प्रकार से इसमें बढ़ा देंगे तो 9 और 4 कितना होता है? 13 एम। 10 और 4 कितना होता है? 14 एन हो गया।
और 11 और 4 कितना होता है 15, तो ए में 9 हो गया, आंसर कौन हो गया सेकंड। एबीसीडी का पोजीशन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, एबीसीडी का पोजीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 77 में एबीसीडी का पोजीशन याद कर लेना, ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो ऐसे याद करना, ऐसे, ठीक है, इसको हेल्प लेकर याद करना, कंठास हो जाएगा। ये 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है और कितना होता है 25 होता है। तो हम आपसे पूछेंगे एफ, तो ई के बाद एफ होता है तो 6 हो जाएगा। बोलेंगे एच तो ई एफ एच 8 हो जाएगा। जे बोलेंगे तो 10, के बोलेंगे तो 10 और 1 11। तो इसको एक स्टैंडर्ड मान के याद करना और फिर बाद में इसको दिमाग से हटा देना और डायरेक्ट याद करना मेरे जैसे। क्यू 17, टी 20, भी 22, आई 9, एच 8, एल 12 और एन 14 और आई 9, एच 8, एफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? तो ये जल्दी जल्दी पार हुआ है तो आप इसको बना ही सकते हैं यार, और बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बेहद आसान है, इसलिए आसान है, ऐसे क्लास 8 में इस प्रकार क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि बच्चे का मतलब दिमाग का बत्ती जल जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं बना सकता रीजनिंग का, लेकिन फिर भी अभी जनवरी ही चल रहा है और जल्दी जल्दी आप 1 जनवरी सेलिब्रेट किए हैं, तो आपके दिलो दिमाग में बना होगा, इसलिए आपको याद होगा कि 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। अच्छा, इसको बनाने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा कैसे। 2000 पे कोड हम लोग कितना याद रखे हुए हैं, कितना 1, ठीक है। जैसे 5 3 53 10 याद करते हैं। आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। और 2000 हमको कहां जाना है, 24 में। कहां, 2024 में जाना है। तो 24 में जाना है, तो 24 तो अभी पूरा हुआ नहीं है, तो 23 लेंगे। तो प्रत्येक साल में ऑड कितना होता है, 1 होता है, तो 23 ऑड हो गया। लेकिन 23 तक जाने में कितना लीप ईयर मिलेगा, 5 लीप ईयर मिलेगा। 1 4 8 12 16 और 20, तो 5 लीप ईयर मिलेगा। तो लीप ईयर में ऑड 1 नहीं 2 हो जाते हैं, क्योंकि 366 का होता है, तो 5 अलग से जोड़ना पड़ेगा। बोले तो कितना हो गया 28। 28 को 7 से भागा लगा दो, 7 चौका 28, ठीक है। 23 5 28। अच्छा, 23 5 28 तो ले लिए, 23 5 28 तो ले लिए। और ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी तो भी बोल रहा है, तो 1 जनवरी 24 में एंट्री मार देंगे तो कितना हो गया 29। क्या हो गया 29। अब 29 को 7 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 किसका कोड होता है, मंडे का। किसका, मंडे का। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। सही आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। भाई आगे चलते हैं। 1 4 9 25 36 है, तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर है, वो क्या होगा। तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 16 हो जाएगा। सही आंसर कौन हो गया, थर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। बच्चा वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 बजे घड़ी में दोनों सुइयों के बीच का माप कितना होगा। कितना बजे, 3 बजे, ठीक है। आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जब कभी भी घंटा और मिनट के बीच के, ध्यान दीजिएगा, आपको समय पूछता है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछता है, एंगल पूछता है। किसका एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखोगे एंगल कैसे निकालते हैं। 30h - 11/2 मिनट, ये हम लोग निकालते हैं। यही होता है एंगल। एंगल बिटवीन ध्यान दीजिएगा क्या होता है, घंटा और मिनट के सुई के बीच का एंगल होता है। तो कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, तो 30 गुणा कितना हो गया 3 -11 अपन क्या हो गया 2, और मिनट कितना हो रहा है 3 बजे। 3 बजे ध्यान दीजिएगा, तो मिनट तो है ही नहीं, पूरा पूरा बज रहा है, तो मिनट तो 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो 30 कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और ऐसे भी ये तो क्वेश्चन बच्चा वाला हो गया, एक घंटा वाला सुई हो गया और 3 बज रहा है, तो मिनट वाला यहाँ है, तो ऐसे भी दिख रहा है कि आपको कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ऐसे बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया तब ना, जब आगे पीछे ही रहता ना घंटा वाला या मिनट वाला, तब बुखार लग जाता। तब हम लोग इस प्रकार से बनाते, ठीक है। मान लीजिए कि बोलता 3 बज के कितना, मान लीजिए 3 बज के बोलता 10 मिनट के बीच में घंटा मिनट के सुई के बीच का एंगल कितना है, तो ऐसे बनाते 30 गुणा कितना 3 -11 अपन कितना हो गया 2 इंटू मिनट कितना है 10 से गुणा कर देंगे। तो 90 में से ध्यान दीजिएगा 11 पच्चे क्या हो गया 55, तो 90 में से 55 गया तो कितना हो गया 45। क्या हो गया 45 डिग्री का एंगल ऐसे बना रहा होगा। तो आप फार्मूला को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखना। 3h - 11/2 इंटू m, बोले तो मिनट, है ना। आगे चलोगे, क्वेश्चन नंबर आइएगा 80 में। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में काटा जा सकता है। तो आपको कितना निकालना है, वॉल्यूम तो बराबर रहेगा,
तो 4 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 4। बड़ा बड़ा घन का क्यूब का क्या हो गया वॉल्यूम, x हो गया। तो x और छोटा जो घन है उसका साइड कितना 1 1 क्या हो गया 1। तो x इज इक्वल टू कितना है 64 घन बनाया जा सकता है जिसका किनारा क्या होगा 1 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो गया सेकंड। आगे बढ़ोगे 81 में एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो ए है मनसुख मंडाविया। क्या मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान के क्या है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, है ना। तो सही आंसर क्या हो गया फर्स्ट हो गया। आगे चलोगे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है नरेंद्र मोदी। याद रहना चाहिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रत्येक साल कौन होता है प्रधानमंत्री। हमारे देश का प्रधानमंत्री को ही नीति आयोग का अध्यक्ष बोलते हैं और हमारे देश का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो गया सेकंड। आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि चलिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मतलब मुख्यालय हमारे देश में कहाँ है गुरुग्राम हरियाणा में है। किसका मतलब संगठन है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। भारत का पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है 247 तक। ठीक है, अगर आप न्यूज देखते हैं न्यूज सुनते हैं तो ये चीज आपको जरूर पता होगा, ऐसी ऐसी बात आपको पता होना चाहिए। हाँ ध्यान दीजिएगा टारगेट रखा गया है लक्ष्य रखा गया है कि भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, ग्रुप में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है देखिएगा यही है नीरज चोपड़ा भाई। नीरज चोपड़ा भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट है कहाँ ओलंपिक में, किसमें ओलंपिक में। ये भाला फेंकते हैं और ध्यान दीजिएगा ये भाला फेंकते हैं और ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा है हमारे भारत में। ठीक है आगे बढ़ोगे नासा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा कहाँ का है ध्यान दीजिएगा नासा कहाँ का है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है नासा है। ठीक है भारत का क्या है तो इसरो है। आगे चलोगे आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन है। तो आईपीएल 2023 का विजेता टीम कौन हो गया ये हमारा चेन्नई सुपर किंग हो गया। कौन चेन्नई सुपर किंग हो गया। ध्यान दीजिएगा आईपीएल 2023 का विनर। और ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड कप 2023 का विनर कौन है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है आगे चलोगे देखिएगा यही है आपका कौन सा टीम चेन्नई सुपर किंग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां हुआ था। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहां बर्मिंघम कहां इंग्लैंड में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन। हाल ही में मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो गया। ये कहां के थे और किस क्षेत्र में थे। तो ये आपका क्या थे वैज्ञानिक थे नहीं, अभिनेता थे नहीं, राजनीति में थे पॉलिटिक्स में थे और ये उत्तर प्रदेश का नेता थे। कहां का उत्तर प्रदेश का नेता थे। ठीक है आगे चलिए आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का उप विजेता कौन है। तो विनर कौन है विनर ऑस्ट्रेलिया है। और ध्यान दीजिएगा जो आपका रनर अप था वो कौन था वो इंडिया था भारत। ठीक है भारत ये भारत हो जाएगा आंसर। ठीक है ऑस्ट्रेलिया हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और हमारा देश हार गया था। देखिएगा सब कितने सैड हैं। यहाँ पे विराट कोहली जी का सैड का फोटो दिया हुआ है। ये रोहित शर्मा है बेचारे डिप्रेशन में चले गए और ये आपका मोहम्मद सिराज हैं। ठीक है ये हारने के बाद का सीन है भारत का। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था भारत का लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल भारत हार गया। तो फाइनल कौन हारा है भारत और फाइनल जीता कौन है ऑस्ट्रेलिया। आगे हिंदी में ऊ का उच्चारण किससे होता है। तो ऊ अब देख रहे हैं ऊ का उच्चारण ओट से होता है। सही आंसर हो गया थर्ड। आगे देखोगे शुद्ध शब्द का चयन कीजिए निरोग। निरोग दीर्घई होता है तो सही आंसर हो गया सेकंड। आगे अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब है इनकार कर जाना, मना कर देना, बोले तो धोखा दे देना। क्या करना धोखा दे देना। वक्त पर आपको हेल्प करना चाहिए था, आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आपको अंगूठा दिखा दिया मतलब क्या कर दिया धोखा दे दिया। तो सही आंसर हो गया क्या सेकंड। आगे बूढ़ा विशेषण का भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक बोले तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बूढ़ा क्या है एडजेक्टिव है तो इसका नाउन हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत सारे बच्चे बुढ़वा लगा दिए होंगे तो बुढ़वा गलत है भाई, बुढ़वा नहीं है बुढ़ापा सही आंसर हो जाएगा। आगे जिसका जन्म पीछे हुआ है वो क्या है अनुज है। जिसका जन्म पहले हुआ है क्या है अनुज है और आगे हुआ है वो क्या है अग्रज है और जो सबसे बड़ा है वो क्या है ज्येष्ठ है। क्या ज्येष्ठ। आगे अब इंग्लिश है इसमें सबको राइट
करेक्ट स्पेलिंग चुनना है बाबू। इमिशन मीन्स क्या होता है? उत्सर्जन। ये डबल एस होता है तो ये तो गलत हो गया, आई से नहीं होगा, ई से। तो इमिशन को लिख लेना एक बार आप भी, EMISSION। इमिशन मीन्स क्या होता है? उत्सर्जन। सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। आगे चूज द सिनोनिम्स ऑफ क्या है? ब्राइट। ब्राइट मीन्स क्या होता है? चमकीला। ब्राइट मीन्स क्या होता है? चमकीला। और इसका सिनो बासफुल मीन्स क्या होता है? संकोची। बासफुल मीन्स क्या होता है? संकोची। काम मीन्स होता है शांत, और हेल्पफुल मीन्स सहायक, और लूसेंट मीन्स भी चमकीला होता है। तो सही आंसर हो गया थर्ड। इसीलिए किताब का नाम लूसेंट रखा गया। क्या? लूसेंट। ठीक है, तो कोई किताब का नाम भी रखता है ना तो सोच समझ के रखता है। पिनेकल। पिनेकल मीन्स क्या होता है? शीर्ष। लूसेंट मीन्स भी क्या होता है? दीप्तिमान, या बोले तो चमकीला। आगे स्मोकिंग इज, अगर आप मूवी सिनेमा देखते होंगे, यूट्यूब तो जरूर देखते होंगे, तो यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब पर कभी कभी आप मूवी का कोई ध्यान दीजिएगा पार्ट देखते होंगे, या फिर सीरियल देखते होंगे, या फिर कुछ भी देखते हैं, उसमें स्मोकिंग या ध्यान दीजिएगा ड्रिंकिंग करता है तो नीचे लिख देता है। अगर नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिएगा किसी मूवी में, और नहीं देखेंगे आज तो कभी मूवी देखोगे तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी मूवी में स्मोकिंग करेगा या ड्रिंकिंग करेगा तो नीचे जरूर लिखेगा, नीचे जरूर लिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं लिखेगा। नीचे क्या लिखेगा? स्मोकिंग इज इंजुरियस या ड्रिंकिंग इज इंजुरियस, क्या हो जाएगा? टू हेल्थ हो जाएगा। तो अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू लेता है। सही आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ोगे। मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अंत में CS जरूर लगा हुआ है, लेकिन स्टडी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, एम तो केवल आई के साथ लगता है तो ईज होगा। लेकिन कभी भी अगर इसको निजी बना दे, माई मैथमेटिक्स, क्या अगर इसको क्या कर देता है? माई मैथमेटिक्स कर देता है तो फिर ईज नहीं क्या होगा? आर होगा। माई मैथमेटिक्स कर देगा तो फिर ईज नहीं क्या होगा? आर होगा भाई। ईज नहीं क्या होगा? आर होगा। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या है? ईज। फिजिक्स ईज होगा, माई फिजिक्स आर होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स ईज होगा, योर मैथमेटिक्स आर होगा। अगर जनरल है तो सिंगुलर, और किसी का प्राइवेट बन जाए, किसी का निजी बन जाए तो ऐसे सिचुएशन में पुल्लल होगा, भार भी पुल्लल लेगा। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है? चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ क्या है? इन्फेरियर। इन्फेरियर का मतलब हो गया तुच्छ, तो इसका उल्टा हो जाएगा सुपीरियर। आपको बोलने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं? इन्फेरियर और क्या है? सुपीरियर। इन्फेरियर और क्या हो गया? सुपीरियर। फ्रूगल मतलब हो गया किफायती, जो सोच समझ के खर्च करता है, कम खर्च करता है। सोल्जर मतलब क्या होता है? सेना। और लेविस मीन्स क्या होता है? खर्चीला, जो बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है उसी को लेविस बोलते हैं। तो सुपीरियर इंफीरियर एक दूसरे का क्या है? एंटोनिम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? फर्स्ट। तो ये था क्लास 9 का सॉल्यूशन। मैं वीडियो में जरा सा भी गप नहीं किया हूं, इधर उधर की बात नहीं किया हूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके मोबाइल का डेटा भी कीमती होता है, इसलिए मैं सॉल्यूशन पे फोकस करा और इधर उधर की बात नहीं करा। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और आप, फिर से मैं बोल रहा हूं, आंसर को मैच करने के बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर लिख के रख लीजिएगा कि आपने इतना राइट करा है, इतना रॉन्ग करा है, और उसी के बेसिस पे देखिएगा कि रिजल्ट आपका सही आया है कि नहीं आया है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एक वीडियो के माध्यम से। तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।